हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। हाउ टू राइट बोर्ड पेपर सीरीज में हम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से पेपर लिखना चाहिए, मतलब उनको प्रेजेंट करना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, वो सब हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वगैरह में भी आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे भी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है, लगभग ऑलमोस्ट 90 टॉपिक्स 90 वीडियोस हैं 12 से जुड़े हुए, तो आप लोग वहां से देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से प्रेजेंट करना है इकोनॉमिक्स का, कितना टाइम देना है और कितना वक्त लगना चाहिए और कितना प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखना चाहिए। बच्चों को क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए लिया है। नवनीत की सैंपल पेपर सीरीज से मैंने लिया है आप लोग के लिए, तो आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपका, स्टडी द टेबल डायग्राम पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके पास 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो 2 अटेम्प्ट कर लेना इसमें से। ऑप्शन में बार बार बोलता हूं, अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस आप बहुत कर चुके हो या आपको पता है टाइम बच जाएगा, तो आप लोग ऑप्शनल पे जाना, अदरवाइज मत जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये टेबल हम लोग को स्टडी करना है और उसको देख के क्वेश्चन लिखना है। तो टेबल देखेंगे तो आप लोग को प्राइसेस दिया है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप लोग को ए बी सी का दिया हुआ है, बराबर ना। फिर मार्केट सप्लाई, मतलब ये क्वेश्चन आप लोग का सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो इसके बेस पे देखते हैं हम लोग द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो हम लोग को मार्केट सप्लाई शेड्यूल का कॉन्सेप्ट इससे बताना है। और ड्रॉ अ मार्केट सप्लाई कर्व, और हम लोग को उसका मार्केट सप्लाई का क्या बनाना है, कर्व बना के देना है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, मतलब हम लोग का टोटल हो जाएगा 4 मार्क्स। अब देखते हैं इसको प्रेजेंट कैसा करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए हम लोग नीचे आते हैं आप लोग के सोल्यूशन पे। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो उन्होंने पहले बोला था कि मार्केट सप्लाई का हम लोग को क्या बोलते हैं, डिटेल में डिस्कस कीजिए कि मार्केट सप्लाई का होता क्या है, बराबर ना। तो उन्होंने 3 पॉइंट में डिस्कस किया है, क्योंकि 2 मार्क्स का था। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 2 बड़े पॉइंट या 3 छोटे पॉइंट लिखिए। प्रीफर कीजिए कि 3 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। मार्केट सप्लाई के बारे में लिखा दो, सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड बाय अ सेलर एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज मार्केट सप्लाई। फिर मार्केट सप्लाई का टेबल रिप्रेजेंटेशन बताया उसने कि सम करते हैं टोटल कमोडिटीज जितने सेलर्स हैं सबका प्लस करेंगे वगैरह वगैरह, उसने 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। तो ये आप लोग को ऑलरेडी, आपने अगर मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा होगा तो ये आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड था कि आप लोग का मार्केट सप्लाई कर्व बनाइए। तो आप लोग का ये डायग्राम उन्होंने बनाया है मार्केट सप्लाई कर्व, उसी को देख के, हाँ वो जो आप लोग का टेबल दिया था उसी को देख के बनाना है। वहां पे आप लोग का देखो, वहां पे टेबल दिया हुआ था आप लोग का, ये टेबल को देख के बनाना है। मतलब प्राइस 1 प्राइस पे 60 सप्लाई है, सेकंड 2 पे कितना है 90 है, 3 पे कितना है 120 है, ऐसा हम लोग को वहां पे बनाना है सेम। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे 1 पे 60, 2 पे 90, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से आप लोग को मार्केट सप्लाई कर्व बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का नेक्स्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये डायग्राम को हम लोग को स्टडी करना है और इसको आंसर देना है। तो यहाँ पे यूटिलिटी की बात हो रही है, देखो टोटल यूटिलिटी मार्जिन, मतलब ये यूटिलिटी के चैप्टर से, मतलब चैप्टर नंबर 2 से आप लोग के ये आया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व। तो इसका हम लोग को ये जो कर्व बनाया हुआ है टोटल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी आप लोग की ये है, देखो ये जो आप लोग की ऊपर जा रही है, बराबर ना, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। तो इसके बारे में आप लोग को इसका नेचर एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंट मार्क्स के लिए है, तो एटलीस्ट आप लोग कितना एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। टोटल यूटिलिटी आपने पढ़ा है, उसके कर्व के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो पहले इनिशियली ऊपर जाता है, फिर उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व, फिर वो एक पॉइंट पे आता है, फिर वो नीचे डाउन होना शुरू होता है। तो वो आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सैचुटी विद रेफरेंस टू द डायग्राम। पॉइंट ऑफ सैचुटी जो है आप लोग का, ये उसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के हिसाब से। तो इसके बारे में भी 2 मार्क्स का है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। अगर आपने आंसर पढ़ा होगा तो उसका ही पार्ट है, और आपने अगर उसके पीछे के क्वेश्चन जो है आप लोग के हर लेसन के पीछे के डायग्राम वगैरह, तो वो आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। टोटलिटी के बारे में 2 पॉइंट में लिखा है, आप लोग चाहिए तो 3 पॉइंट में लिख सकते हो कि टोटलिटी को कैसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने आप लोग का जो पॉइंट ऑफ सैचुरी था उसके बारे में भी 2 पॉइंट, 2 बड़े बड़े डिटेल में उसने समझाया है। तो आप लोग 2 पॉइंट लिखेंगे तो चल जाएगा, 3 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप लोग के पास ज्यादा पॉइंट है तो 3 लिखिए, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का है वो मतलब थर्ड है, 5th का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप लोग को एक पैराग्राफ दिया हुआ है,
बराबर ना। और वो पैराग्राफ को देख के ही, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसको देख के ही दो आंसर हम लोग को लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीजीएनपी। तो जीजीएनपी मतलब यहाँ पे ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो उसको किसको ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसी को ढूंढ के आप लोग को अच्छे से कुछ पॉइंट्स निकालना है और उसको लिखना है। फिर उसके बारे में नेक्स्ट दिया हुआ है कि कमेंट द कैलकुलेशन ऑफ जीजीएनपी। जीजीएनपी का कैलकुलेशन क्या होता है उसके बारे में क्या बताया, तो कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी और जीएनपी के बारे में, जीजीएनपी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। आप लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोग को उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएगा आप लोग को। तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, मतलब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बारे में आप लोग डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। देखिए उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फिर भी वहां पे आप लोग के पास आंसर दिया हुआ है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी, द कॉन्सेप्ट जीएनपी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उन्होंने मीनिंग बताया है जीएनपी का, फिर उसके इंडिकेटर्स बताया है। तो ये आंसर नंबर 1 हो गया आप लोग का। फिर सेकंड था आप लोग का कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी। तो कैलकुलेशन के उन्होंने एक कैलकुलेशन किस तरह किया था, उसके बाद उसका एग्जांपल लेके उसको कर दिया। तो इस तरह से आप लोग अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने पूरे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। याद रखना कि आप लोग को 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को 4-4 पॉइंट, सॉरी 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट आप लोग को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग का, वो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को देखिए आंसर इन डिटेल होता है, जो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। आप लोग को 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से सिर्फ आप लोग को 2 ही अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू पहले बताने गए कि गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है और उसके क्या क्या सोर्सेस है, कहां से गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। तो ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग को इसका मैं आंसर दिखाता हूं कि किस तरह से लिखना है। पहले आप लोग नए पेज पे आ जाएंगे, फ्रेश पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब एक्सप्लेन करेंगे कि पहले आप लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। पहले क्या एक्सप्लेन कर लेंगे आप लोग, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है क्या, और फिर आप लोग को बताना है कि उसके क्या क्या सोर्सेस है। तो 8 मार्क्स का है तो आप लोग एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। 8 to 10 पॉइंट्स लिखिए, ताकि 8 से 10 पॉइंट के बीच में आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश कीजिए। जितना मार्क्स है उतने पॉइंट या उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा, इतना दिमाग में बिठा लो हर एक के लिए। तो ज्यादा आप लोग को ज्यादा टेंशन होगा ही नहीं, बराबर ना। तो इसके 8 मार्क्स है तो सोच लीजिए कि 8 से 10 पॉइंट लिखना है आप लोग को, ठीक है ना। बड़े बड़े पॉइंट है तो थोड़ा 8 लिखोगे तो भी चलेगा, छोटे छोटे है तो आप लोग 10-11 लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये आप लोग एक्सप्लेन करेंगे आंसर। पहले आप लोग मीनिंग लिखेंगे, कोई भी आंसर का, जैसे आप लोग को नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में क्वेश्चन में बोला था, नहीं बोला तो सिर्फ लिखा होता कि एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो भी आप लोग उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो। इसमें थोड़ा छोटा लिखा है, आपको चाहिए तो और डिटेल में लिखना है नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में तो और डिटेल में लिख सकते हो। फिर उन्होंने सोर्सेस बताया उसके, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। इस तरह से प्रेजेंटेशन आप लोग करोगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे। लाइन का मैंने बताया था कि लाइन ज्यादा बड़ी मत खींचना, यहाँ पे कॉर्नर में जो लाइन खींचते आप लोग बहुत मोटी खींचते तो वो खींचने की कोशिश मत करना, नहीं खींचोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आंसर हम लोग अगर आएंगे तो वो आप लोग का आंसर मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, वो लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, बराबर ना। तो लेसन नंबर 3A है आप लोग का ये। तो उसके अगर आप लोग देखोगे तो कैसे प्रेजेंट करना है उसको, पहले मीनिंग ऑफ डिमांड पूछा है, फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछा है। तो पहले वो लोग एक्सप्लेन कर देंगे मीनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा उन्होंने ए अगर आप लोग नहीं लिखो तो भी चलेगा, उसके अंदर मीनिंग लिखो डायरेक्टली, हेडिंग डालो तो भी चलेगा। तो मीनिंग, डिमांड की मीनिंग उन्होंने बताया, डिमांड के बारे में और डिटेल लिखना है आप लोग को तो आप लोग लिख सकते हो, बराबर ना। डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, बराबर, विलिंगनेस टू पे। वो थोड़ा इक्वेशन भी बता सकते हो नीचे आप लोग को दिखाना है, मतलब प्लस करके वगैरह वगैरह वो सब चीजें। फिर उसके डिटरमिनेंट्स आप लोग को पता है, आप लोग ने बहुत सारे पढ़े हैं, तो वो भी आप लोग लिखिए। 8 to 10 लिखने की कोशिश कीजिए, बराबर ना। ये भी 8 मार्क्स का आंसर है। तो उसी तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का वो एंड हो जाएगा आप लोग का। वो देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3B का क्वेश्चन है, बराबर ना। तो 3B का है आप लोग का। तो इसके लिए आप लोग को पहले आप लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन नहीं किया ये लोग ने, तो आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले एक्सप्लेन कीजिए। नहीं उन्होंने किया थोड़ा, वो देखिए नीचे तो दो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है और आपने फिर क्या दिया, उसका मीनिंग दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या मीनिंग बोला है, बराबर ना। तो वो उन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस पूछा है तो आप लोग को उसके इंपॉर्टेंस लिखना है। उसके इंपॉर्टेंस आप लोग पूरे डिटेल में लिख सकते हो, जितने पॉइंट इंपॉर्टेंस आप लोग को आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आप लोग आपने अगर याद करोगे टेक्स्ट बुक का तो आप लोग को पता है कि वो किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग को सारे डिमांड के जो आप लोग के क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट्स लिखा है। देखो, इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग, इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड वगैरह सारे पॉइंट्स आप लोग को दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़े पॉइंट्स किसी किसी में कम लिखे हुए, तो आप लोग पॉइंट कम मत लिखना। मैंने आप लोग को बताया है कि एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग 8 to 10 पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए कोई भी आंसर में, मतलब बड़े आंसर में। और मैंने आप लोग को एक मेन पॉइंट बता दिया कि आप लोग को कोई भी आंसर हो तो जितने मार्क्स का है समझ लीजिए उतना पॉइंट या उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखिए, कोशिश ये कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है, अच्छे से मिल सकते हैं। अब टाइम लिमिट की बात आती है तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का ये आप लोग का 5 था, उसके लिए आप लोग टाइम ले सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पैराग्राफ वगैरह पढ़ना है तो आप लोग उसको वो आपका 8 मार्क्स का है तो समझ लीजिए आप लोग उसके लिए दे सकते हैं टाइम। मैं आप लोग को बताऊंगा तो 10 मिनट्स और 10 मिनट्स, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं 20 मिनट्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। बराबर है, कितने मिनट यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे? 20 मिनट्स यूज कीजिए, उससे ज्यादा आप लोग को नहीं लगना चाहिए ये क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 10 मिनट्स इनफ है। एक क्वेश्चन के लिए 5 मतलब 2 क्वेश्चन है ना इसके अंदर, तो 5-5 मिनट बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, तो 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 20 मिनट बहुत हो गया आप लोग के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे जब आप आओगे तो वहां पे आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 20 मिनट्स लीजिए, तो दोनों क्वेश्चन मिला के कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ना, तो 20 प्लस 20 यूज कीजिए और 40 मिनट्स यूज कीजिए, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का 40। तो 40 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग का 1 आवर के अंदर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब जो मैंने टाइम आप लोग को लिमिट बताया है, पूरे पेपर की मिक्स कर लीजिए, 1 की 2 की 3, मतलब क्वेश्चन नंबर वीडियो 1 में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 का बताया, क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का बताया आप लोग को। तो सबको मिक्स कर लीजिए, टाइम लिमिट मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद आप लोग को टाइम बचेगा तो आप लोग किसी और आंसर में यूज कर सकते हो, कोई आंसर आप लोग का छोटा होगा या आप लोग को उसको वेरीफाई करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, हाईलाइट वगैरह करना है, तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो और अपना पेपर रीचेक कर सकते हो कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है या कुछ और लिखना है आप लोग को। तो ये हो गया आप लोग का इकोनॉमिक्स का हाउ टू राइट पेपर सीरीज फिनिश। अब अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा कि ओसी का हम लोग पेपर किस तरह से लिख सकते हैं। ओसी के बाद बीके पे आऊंगा, एसपी पे आऊंगा, एसपी के बाद बीके पे आऊंगा, अकाउंट्स पे आऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।